28 अप्रैल 1988 लोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने होनोलुलु जाने के लिए हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस प्लेन को ये दूरी लगभग 1 घंटे से भी कम वक्त में तय करनी थी। इस उड़ान के लिए उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन ने अच्छे तरीके से बिना किसी परेशानी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही लम्हों बाद अचानक हुए एक धमाके से पूरा प्लेन हिल गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर्स और केबिन क्रू की जान हल्क में आ गई। क्या हवा के दबाव ने किसी पैसेंजर को प्लेन से बाहर खींच लिया? क्या प्लेन के हवा में ही टुकड़े हो गए? क्या ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर पाया? एविएशन दुनिया के इस दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले सुपर उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बोइंग 737-200 सीरीज का ये जहाज 1979 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस जहाज ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी, लेकिन अब तक की सर्विस में ये जहाज ज्यादातर छोटी दूरी के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से इस जहाज ने लगभग 90,000 से भी ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड किया था। अपनी इतनी सारी छोटी दूरी की फ्लाइट्स की वजह से ये जहाज अपनी कायम शुदा हद से भी 3 गुना ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। हादसे वाले दिन ये जहाज 3 बार होनोलुलु से हिलो की तरफ सफर कर चुका था। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और ग्राउंड सेफ्टी स्टाफ ने हवाई जहाज का बाहर से तकनीकी मुआयना पूरा किया। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने एयरलाइंस में किसी भी तरह की तकनीकी या बॉडी पार्ट खराबी का कोई जिक्र नहीं किया। कुछ वक्त पहले ही इस प्लेन ने अपने म्यारी जाँच के लिए बोइंग सर्विस बेल्टन रिपोर्ट को पास किया था। इस जाँच में भी प्लेन में किसी तरह की खराबी का कोई जिक्र नहीं था। फ्लाइट को 44 साल कप्तान रॉबर्ट शोन्सथामर उड़ा रहे थे, जिनके पास 8,500 फ्लाइट आवर्स का ऑफिशिएंट फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट के तौर पर फ्लाइट में 36 साल फर्स्ट ऑफिसर मेडलिन टॉम किंग सवार थी, जिनके पास इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 3500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर दोनों पायलट्स को इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 10,000 घंटों से भी ज्यादा का तजर्बा था। बाकी क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट में उस दिन फ्लाइट अटेंडेंट कलरबुल हुलानसिंग भी सवार थीं। धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नज़र प्लेन के बाहरी फ्यूजलाज में आई हुई दरार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है, लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, वो किसी भी फ्लाइट क्रू या एयरपोर्ट स्टाफ से इसका जिक्र नहीं करती। सभी पैसेंजर के सवार होने के बाद दोपहर लगभग 1 बजे फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सी वे से होते हुए लगभग 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए पायलट प्लेन को उसके मखसूस हाइट पर ले जाने के लिए क्लाइंब शुरू करता है, जो कि आमतौर पर जैसा हर फ्लाइट में होता है। टेक ऑफ करने के बाद जब तक प्लेन अपना क्लाइंब पूरा करके अपनी मखसूस हाइट तक नहीं पहुंचता, पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट पहने रखना ज़रूरी होता है। इसलिए फ्लाइट 243 के सभी पैसेंजर्स ने भी अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता हुआ प्लेन जैसे ही 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो अचानक एक तेज धमाका होता है। और एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास केबिन की पूरी छत उखड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। अचानक हुए धमाके के बाद प्लेन को संभालते हुए पायलट जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कॉकपिट का दरवाज़ा और फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़कर अलग हो चुकी थी और पायलट्स को अपने पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ पूरे कॉकपिट में प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। अपनी आंखों के सामने यकीनी मौत देख रहे फर्स्ट क्लास केबिन के पैसेंजर सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर झूल रहे थे। 300 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से हवा सब कुछ प्लेन के बाहर खींच रही थी। छत उखड़ने के बाद अचानक हुए डीकम्प्रेशन की वजह से प्लेन की लेफ्ट साइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। किस्मत से सीट बेल्ट साइन इन होने की वजह से सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी।
जिसकी वजह से खुशकिस्मती से सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से चिपके रहे। लेकिन कैबिन क्रू इतने खुशकिस्मत नहीं थे। एयर होस्टेस कैराबल हुलानसिंग बड़ी ही मुश्किल से एक साइन पैनल को पकड़कर प्लेन से बाहर ना खींचे जाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन हवा के प्रेशर ने कुछ ही देर बाद कैराबल हुलानसिंग को प्लेन से बाहर खींच लिया, जबकि एक दूसरी एयर होस्टेस मिशेल हुंडा को भी हवा के प्रेशर ने कैबिन फ्लोर पर पटक दिया। लेकिन खुशकिस्मती से एयर होस्टेस मिशेल ने पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस मिशेल अभी भी पैसेंजर्स को पुरसुकून रहने और अपनी सीट को पकड़े रखने की सलाह दे रही थी। वहीं कॉकपिट में अपने होश संभालते हुए पायलट्स अपने ऑक्सीजन मास्क लगाकर फिर से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि प्लेन के काफ़ी कंट्रोल्स फेल हो चुके थे। प्लेन धीरे धीरे उनके काबू से बाहर होता जा रहा था। हवा की थपेड़ों के बीच 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन तेज़ी से डगमगाने लगता है। वहीं इतनी ऊंचाई पर कैबिन डीकम्प्रेशन और प्लेन की तेज़ स्पीड की वजह से पैसेंजर्स के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका था। आमतौर पर हवा में कैबिन डीकम्प्रेशन के हालात में पैसेंजर्स को सांस लेने में मदद के लिए कैबिन की छत से ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी छत ही उड़ चुकी थी। इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैसेंजर्स कभी भी मौत के मुंह में जा सकते थे। फर्स्ट ऑफिसर फौरन ही प्लेन के रेडियो को इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी पर सेट करके होनोलुलु एयरपोर्ट को मेडे कॉल करती है। और पास के मोए एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इंफॉर्मेशन लेती है। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर कुछ भी समझ नहीं पाता। शोर इतना ज्यादा था कि पायलट्स भी एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे और हाथ के इशारों में बात करते हुए पायलट्स ने तेजी से प्लेन को नीचे लाने का डिसीजन लिया। बिना कोई वक्त गवाए प्लेन की नोज को डाउन करके पायलट्स तेजी से प्लेन को नीचे लाने लगते हैं। पायलट्स इतनी तेजी से प्लेन को नीचे लाते हैं कि एक वक्त पर प्लेन 4100 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है। आमतौर पर पैसेंजर्स प्लेन 3000 फीट पर मिनट की स्पीड से ही नीचे आते हैं ताकि पायलट्स प्लेन को कंट्रोल कर सकें और प्लेन क्रैश ना हो। लेकिन अपने साथ सभी पैसेंजर्स को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास प्लेन को तेजी से नीचे लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तेजी से नीचे आते हुए प्लेन जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो किस्मत से पायलट्स मोए एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी देते हैं। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखने के लिए भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से फर्स्ट क्लास केबिन में अब पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है तो कप्तान प्लेन की स्पीड को कम कर देते हैं, जिस वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने लगती है। आखिरकार स्पीड को कम करते हुए कप्तान प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं। लेकिन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 195 मील फी घंटा की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन काबू से बाहर होने लगता है। जल्दी ही पायलट्स को एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो उन्हें प्लेन की स्पीड को बढ़ाना होगा। लेकिन इतनी तेज स्पीड पर प्लेन को लैंड करवाना अभी किसी खतरे से कम नहीं था। बाहिफाजत लैंड करवाने के लिए आमतौर पर प्लेन को 150 मील फी घंटा की स्पीड पर लैंड करवाना होता है। अब पायलट्स डिसाइड करते हैं कि क्रैश होने से अच्छा है कि वो प्लेन को तेज स्पीड पर ही लैंड कर दें। कप्तान फर्स्ट ऑफिसर टाइम किन्स को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर जल्दी से लैंडिंग गियर नोब को डाउन कर देते हैं। लेकिन लैंडिंग गियर नोब को डाउन करने के बावजूद भी फर्स्ट लैंडिंग एयर लाइट ग्रीन नहीं होती, जिसका मतलब होता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाए। ये देखकर कप्तान जल्दी ही मैनुअल लीवर में लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लैंडिंग एयर लाइट ग्रीन नहीं होती। आमतौर पर ऐसे हालात में पायलट्स कॉकपिट में लगे कैमरा से भी चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी फेल हो चुका था। अब पायलट्स के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं। कप्तान और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे और वो बिना ये जाने कि फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं लैंडिंग करने का फैसला करते हैं।
अगर फ्रंट लैंडिंग गियर वाकई में डाउन नहीं हुआ होता और प्लेन इतनी स्पीड में लैंड करता तो उसका रनवे पर क्रैश होना पक्का था। वैसे भी इन हालात में पायलट्स के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। पायलट्स कोई भी रिस्क लेकर सिर्फ प्लेन को लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन किस्मत से लैंडिंग गियर पहले ही डाउन हो चुका था और सिर्फ सिस्टम की खराबी की वजह से कंट्रोल पैनल में ग्रीन लाइट नहीं हो पा रही थी। और फिर हवा में हुए इस धमाके के लगभग 13 मिनट बाद तेज स्पीड से हवा में लहराता हुआ हवाई जहाज आखिरकार रनवे को टच करता है। कुछ दूर तक रनवे पर दौड़ने के बाद प्लेन सही सलामत रुक जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ एयरपोर्ट के किसी भी वर्कर को अपनी आंख पर यकीन नहीं होता कि परखच्चे उड़ा हुआ प्लेन कैसे सही सलामत लैंड कर सकता है। प्लेन में सवार 89 पैसेंजर्स में से 65 पैसेंजर्स को इस हादसे में चोट आती है। इनमें से 8 पैसेंजर्स को काफ़ी सीरियस हालत में चोट लगती है, लेकिन बदकिस्मती से एयर होस्टेस कैरल लांसिंग की इस हादसे में मौत हो जाती है और उनकी बॉडी फिर कभी नहीं मिल पाई। प्लेन इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुका था कि उसको रिपेयर करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ये हादसा इतना भयानक और हैरत अंगेज था कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और फौरन ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे एक भारी भरकम जेट एरोप्लेन की छत हवा में उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। आमतौर पर एरोप्लेन फ्यूज़लेज का बाहरी हिस्सा 2.5 मीटर मोटी मेटल शीट से बना होता है। 4 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े मेटल की इन प्लेट्स को एक दूसरे से मेटल रूट्स के जरिए जोड़ा जाता है। इसलिए आमतौर पर ऐसे हालात में जॉइंट के किनारे सबसे कमजोर जगह होती है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम का सबसे पहला शक इन्हीं जॉइंट्स एरिया की तरफ जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम सभी पैसेंजर से पूछताछ करती है, तो वही पैसेंजर जिसने बोर्डिंग करते वक्त प्लेन की दीवार में क्रैक देखा था वो उन्हें उसके बारे में बताती है। वो पैसेंजर जिस जगह दरार की बात करती है, जांचकर्ताओं को भी अपनी जांच में ठीक इसी जगह से प्लेन में क्रैक आने का पता चलता है। इतनी ऊंचाई पर हवा में तेज दबाव की वजह से इसी क्रैक से प्लेन की छत उखड़कर अलग हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि कुछ दिन पहले ही हुई जांच के बावजूद क्यों किसी भी सर्विस इंस्पेक्टर को प्लेन में आई इस दरार का पता नहीं चला। तो खुलासा ये होता है कि ये गलती इसलिए हुई क्योंकि प्लेन कंपनी जांच में होने वाले खर्चे को कम से कम करना चाहती थी। इसलिए फेडरल एविएशन के कवानीन के मुताबिक सिर्फ जरूरी जगह जैसे प्लेन के अगले हिस्से को ही चेक करना जरूरी होता था। प्लेन में लगे सभी जॉइंट्स को चेक करना या नहीं करना ये एयरलाइंस की मर्जी पर डिपेंड करता था। हालांकि इस प्लेन ने 35,496 घंटों का वक्त एक ऐसे समुद्री रूट पर फ्लाई करने में गुजारा था जहां माहौल बहुत ही नमी और नमक से भरा हुआ था। ऐसा मौसम किसी भी मेटल में जंग लगाने के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी लोहा एयरलाइंस ने अपनी प्लेन की रेगुलर और पूरी जांच करना जरूरी नहीं समझा। मेंटेनेंस के दौरान हुई इस तरह की भारी गलतियों की वजह से ही ये भयानक हादसा हुआ। जांच में पाई गई गलतियां इतनी भयानक और खतरनाक थीं कि अमेरिका सरकार ने हंगामी बुनियादों पर पूरी मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने का हुक्म दे दिया और एक नई एरोविर्स स्टॉक फोर्स को कायम किया गया जिसका काम सभी कानून को अच्छी तरह से चेक करना था। इस नई टीम की जांच के दौरान अगर किसी एक कानून में भी कोई खराबी पाई जाती तो पूरी एयरलाइन के सभी कवानीन की दोबारा जांच की जाती थी। एयरलाइंस इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही बड़ा और ज़बरदस्त बदलाव था, लेकिन बदकिस्मती से एयर होस्टेस कैरल लांसिंग को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस हादसे में पायलट्स के साथ साथ पूरी कैबिन क्रू टीम ने बहुत ही बहादुरी से अपने काम को अंजाम दिया था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे बहादुरी के अलकाब और इनामात से भी नवाजा गया। अगर हमारी टीम की ये मेहनत आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका इजहार लाजमी कीजिएगा।